प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, जिसे हम पर्ट भी बोलते हैं, इसी के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है। इससे रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें जो हम ऑलरेडी इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहली चीज़, ये जो इसकी फुल फॉर्म है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक होती है, ये डेवलप करी गई है बाय यूएस नेवी। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल अप्रोच पे ये चलती है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी मैनर में चलती है, मतलब कि हमें कुछ कंफर्म नहीं होता है तो मतलब एक प्रोबेबिलिटी सी होती है कि ऐसा हो सकता है या इतना इतना, उस तरीके से ये वर्क करती है। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर वन टाइम प्रोजेक्ट्स, मतलब कि एक टाइम पे नॉन रिपीटिव टाइप की प्रोजेक्ट्स में ये यूज करी जाती है, जैसे कि रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जिसमें मतलब हमें फर्स्ट टाइम ही कोई रिसर्च कर रहा होगा, उसको पता नहीं होगा कितना टाइम लगेगा या वगैरह वगैरह। ठीक है, उस टाइप के प्रोजेक्ट्स में यूज करी जाती है पर्ट टेक्निक्स। ठीक है, फिर उसमें इसमें 3 टाइम एस्टिमेट्स होती है, क्योंकि हम प्रोबेबिलिस्टिक वे में चल रहे हैं तो हमें नहीं पता है कि कितना टाइम लगेगा, तो हम एक टाइम ऑप्टिमिस्टिक टाइम लेंगे, एक मीन टाइम लेंगे, एक पेसिमिस्टिक टाइम लेंगे, एक इस तरीके का टाइम लेंगे जो सबसे मतलब हम बिल्कुल सोच के चलेंगे कि वर्स्ट कंडीशंस है उसमें कितना टाइम लगेगा। अगर हम सोचेंगे कि सारे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अवेलेबल है, एकदम सही कंडीशन, एकदम बढ़िया कंडीशन है, तो उसमें कितना लगेगा, और एक नॉर्मल जो कंडीशंस होंगी उसके अकॉर्डिंगली कितना टाइम लगेगा, तो थ्री टाइम्स लेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे आगे। और ये इवेंट ओरिएंटेड होता है पर्ट टेक्निक्स। कॉस्ट होगी इसमें प्रोपोर्शनल होगी टू द टाइम, जितना टाइम ज्यादा होता जाएगा उतनी ज्यादा कॉस्ट बढ़ती जाएगी। ईच एक्टिविटी, जो एक्टिविटीज होंगी वो फॉलो करेंगी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पर्ट नेटवर्क्स जो फॉलो करेंगे वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो फॉलो करेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट आता है स्लेक का, और इसमें क्रिटिकल पाथ जो है वो आता है बाय ज्वाइनिंग क्रिटिकल इवेंट्स। अब आते हैं टाइम्स। सबसे पहली चीज यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक टाइम आएगा सबसे पहला। ये जो होगा शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम होगा। ये ऐसा टाइम होगा जिसमें हम सोच के चलेंगे कि एकदम आइडियल कंडीशंस है और एक्टिविटीज सारी की सारी एकदम फास्ट फास्ट हो रही है, और उसके अकॉर्डिंगली जो टाइम आएगा वो सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम होगा, वो होगा ऑप्टिमिस्टिक टाइम। फिर आएगा पेसिमिस्टिक टाइम, जब जो कि मैक्सिमम टाइम होगा। मतलब इसमें क्या है, हमें सोच के चलना है एकदम वर्स्ट कंडीशंस आ रही हैं और सारा कुछ एबनॉर्मल सिचुएशंस आ रही हैं, सब कुछ खराब खराब चल रहा है, जैसे अर्थक्वेक वगैरह आ गया, या इस तरीके से हमें सोच के चलना है कि सब कुछ खराब हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली जितना टाइम लगेगा वो हो जाएगा मैक्सिमम टाइम। ठीक है, और एक होगा मोस्ट लाइकली टाइम, या फिर जिसको हम मोस्ट प्रोबेबल टाइम भी बोल सकते हैं, या फिर जिसको हम इन जनरल मीन टाइम भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, मतलब ये ऑप्टिमिस्टिक टाइम से ज्यादा होगा और पेसिमिस्टिक टाइम से कम होगा। ये वो टाइम होगा जब नॉर्मल कंडीशंस प्रिवेल करेंगी, कुछ भी बहुत ज्यादा, मतलब बहुत कुछ ना, कोई बहुत ज्यादा खराब है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि फ्लड्स वगैरह आ रहे हैं या कुछ हो रहा है, अर्थक्वेक है या कुछ ऐसा हो रहा है, ना ही ये है कि कोई बहुत आइडियल कंडीशन है, बहुत ज्यादा एक्सेस में रिसोर्सेज है, उस तरीके से हम सोच सकते हैं, वैसा भी नहीं है, एकदम नॉर्मल कंडीशंस है। तो उसके अकॉर्डिंग जो टाइम होगा वो हो जाएगा मोस्ट लाइकली टाइम। इन 3 टाइम्स के सिवाय एक टाइम होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि इन 3 टाइम्स, हमारे पास 3 टाइम्स है, इसलिए हम सिंगल वर्केबल टाइम में से कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे हम एवरेज टाइम भी बोल सकते हैं। ये टाइम जो होंगे इससे हम कन्वर्ट कर देते हैं। इसका जो इसका सिंबल होगा TE, इस तरीके से एक सिंबल होगा एक्सपेक्टेड टाइम जिसको बोलेंगे, और ये होगा T। ऑप्टिमिस्टिक टाइम जो होगा, ऑप्टिमिस्टिक प्लस जो हमारे पास मोस्ट लाइकली टाइम है उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, प्लस पेसिमिस्टिक, और इसको डिवाइड कर देना है 6 से, तो हमें मिल जाएगा एक जॉब का या एक पर्टिकुलर एक्टिविटी का एक्सपेक्टेड टाइम। हमारे पास ये एक क्वेश्चन है जिसमें ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक टाइम गिवन है। ठीक है, और हमें निकालना है एक्सपेक्टेड टाइम और वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एक्सपेक्टेड टाइम जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास था TE इज इक्वल्स टू T0, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम्स मोस्ट लाइकली टाइम। मोस्ट लाइकली टाइम था यहाँ पे, और उसमें ऐड करना है हमें पेसिमिस्टिक टाइम, और इसे सबको डिवाइड कर देना है 6 से। ठीक है, तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम है हमारे पास 2 प्लस 4 टाइम्स मोस्ट लाइकली है 3, प्लस यहाँ पे ये 7 आ जाएगा पेसिमिस्टिक टाइम, इसे डिवाइड कर देना 6 से। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, हमेशा मोस्ट लाइकली के साथ 4 को मल्टीप्लाई करना होता है, इसलिए हमें इसको ध्यान रखना है। मोस्ट लाइकली जो टाइम होगा ना,
वो इन दोनों के बीच का टाइम होगा। जैसे ऑप्टिमिस्टिक टाइम होगा वो सबसे कम होगा, ये 2 है यहाँ पे, और पेसिमिस्टिक टाइम मैक्सिमम वाला होगा, ये 7 है, और जो मोस्ट लाइकली होगा वो इन दोनों के बीच में जो वैल्यू लाई करेगी वो होगा। जैसे कि यहाँ पे ये 3 है, ये इन दोनों के बीच के वैल्यू है, ठीक है। तो हमें इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। ये हो जाएगा 2 + 12 + 7 डिवाइडेड बाय 6, जिसकी वैल्यू आएगी 3.5। आता है मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन क्या है? मीन होता है डिफाइंड बाय एल्जेब्रिक सम ऑफ टाइम ड्यूरेशंस टेकन बाय वेरियस जॉब्स यानी कि एक्टिविटीज, ठीक है। एक्टिविटीज जो होगी उन हर एक एक्टिविटी का जो टाइम ड्यूरेशन होगा उसको हमें डिवाइड करना है बाय द नंबर ऑफ जॉब्स। मतलब हमने सारी एक्टिविटीज का सम करना है, टाइम ड्यूरेशन का उसको डिवाइड कर देना है बाय द नंबर ऑफ एक्टिविटीज। जैसे हमारे पास सपोज कोई एक एक्टिविटी है ए, जिसका टाइम ड्यूरेशन है 10 डेज, और ये फिर उसके बाद आएगा हमारे पास कोई बी एक्टिविटी है, इसका सपोज 5 डेज है, सी एक्टिविटी है जिसका 3 डेज हमें ड्यूरेशन है। हमने इन सबकी ड्यूरेशन लेनी है। यहाँ पे हमने जब मीन निकालना है तो सबकी ड्यूरेशन लेके उसको हमने नंबर ऑफ जो एक्टिविटीज है उससे डिवाइड कर देना। 3 एक्टिविटीज है तो 3 से डिवाइड कर दिया। ये आ गया 15 + 3 18/3। यहाँ पे ये आ जाएगा 6, ठीक है। 6 मीन आ गया इसका। फिर आता है डेविएशन। डेविएशन है डिफरेंस बिटवीन द टाइम अंडर कंसिडरेशन एंड मीन टाइम। मतलब हर एक एक्टिविटी के लिए डेविएशन अलग से निकलेगा। ए एक्टिविटी, बी एक्टिविटी और सी एक्टिविटी जो है, ए एक्टिविटी के लिए इसका ड्यूरेशन कितना है? 10 डेज इसकी ड्यूरेशन है, और इसमें से हमें मीन जो है, मीन टाइम उसको माइनस कर देना है। 10 - 6 4 आ गया। फिर उसके बाद 5 - 6 करना है, फिर 3 - 6 करना है। हर एक एक्टिविटी के लिए अलग से डेविएशन निकालना है। 5 - 6 - 1, 3 - 6 - 3। यहाँ पे ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है डेविएशन। फिर आता है वेरिएंस। वेरिएंस इज द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन। अब जो मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन मतलब इसका हर मतलब सबके लिए ये एक साथ कंबाइन निकलेगा पहले तो, और ये इसमें क्या करना है, ये जो हमारे पास आई है डेविएशन, इसका हमने स्क्वायर करना है, हर एक डेविएशन का स्क्वायर करके फिर उसके बाद उसका मीन निकालना है। जैसे हम पहले डायरेक्टली मीन निकाल रहे थे ना, अब यहाँ पे हम डेविएशन का स्क्वायर करेंगे और उसका मीन निकालेंगे, ठीक है। और इसका सिंबल क्या है? ये 3 है तो 3 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे सिंबल वेरिएंस का सिंबल है सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से सिंबल है। और यहाँ पे ये आ जाएगा 16 + 1 प्लस यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 8.66, ठीक है। और उसके बाद आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि सिंपली होता है स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। मतलब जो हमारे पास वेरिएंस था इसी का हमने स्क्वायर रूट कर लेना है, और यहाँ पे ये आ जाएगा √8.66, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2.94, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं कि ये जो स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस है ना, इसका ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक टाइम जो है उसके अकॉर्डिंगली भी फॉर्मूला हम मतलब लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला इसके लिए हो जाएगा, अगर स्टैंडर्ड डिविएशन है सिग्मा तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। ये आ जाएगा वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए। फिर उसके बाद अगर हमें वेरिएंस का निकालना है वो हो जाएगा इसका स्क्वायर, यानी कि इस पूरे का हम स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास वेरिएंस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन था हमारे पास जिसमें हमने एक्सपेक्टेड टाइम देख लिया था, बट हमें वेरिएंस उस टाइम पे नहीं पता था। अब हमें वेरिएंस पता है। वेरिएंस सिग्मा का स्क्वायर होता है वेरिएंस, और इसका फॉर्मूला जो ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक टाइम के फॉर्म में होता है, ये होता है पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है। पेसिमिस्टिक टाइम यहाँ पे 7 है, और ऑप्टिमिस्टिक टाइम जो है ये है 2 डिवाइडेड बाय 6, और इसका पूरे का स्क्वायर करना है, यानी कि 7 - 2 5/6 का होल स्क्वायर, यानी कि 25/36, जो कि हो जाएगा 0.694। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है ये होता है प्लॉट बिटवीन द
टाइम ऑफ कंप्लीशन एंड द नंबर ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड। मतलब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये ऑप्टिमिस्टिक टाइम है, ये पेसिमिस्टिक, और ये मीन टाइम या मोस्ट लाइकली टाइम है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ एक्टिविटीज है, सपोज ये 1 एक्टिविटी, 2 एक्टिविटी, 3 एक्टिविटी, 4 एक्टिविटीज, मतलब इतनी एक्टिविटीज जो है इतने टाइम में कंप्लीट हो रही है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 एक्टिविटीज जो है, ये टी नॉट मिनिमम टाइम हो गया, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मतलब इतने टाइम में 2 एक्टिविटीज जो है टी नॉट टाइम में खत्म हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से 3 एक्टिविटीज जो होंगी वो टीपी टाइम में, जो पेसिमिस्टिक टाइम है उसमें खत्म हो रही है, और यहाँ पे मीन टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटीज खत्म होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रिपेयर करा जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, आप देख सकते हो कि ये सिमेट्रिकल है यहाँ पे, ठीक है। जब ये सिमेट्रिकल होगा ना, इसको बोलेंगे नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल कर्व है। और अगर ये सिमेट्रिकल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व सिमेट्रिकल भी हो सकता है, स्क्यू भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कि एक साइड पे भी हो सकता है, जैसे आप देख सकते हो कि एक मतलब पूरी तरह से सिमेट्रिकल है, इस तरीके से, ये इस तरीके से भी हो सकता है एक साइड पे, ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। ये थोड़ा मैंने इस तरीके से बना दिया, लेकिन ये मतलब कि ये जो इसका ये जो मोस्ट लाइकली टाइम है ना, ये जो है वो पूरी तरह से दोनों साइड को डिवाइड नहीं करेगा, मतलब इस तरीके से स्क्यूड जो होगा वैसा भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि ये नॉर्मल ही होगा। इसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है ना, वो इस तरीके से स्टैंडर्डाइज करा जाता है कि इसका जो एरिया होगा, जितना भी एरिया जो ये कवर करेगा ना, पूरा का पूरा एरिया जो इस कर्व के अंडर है ना, ये एरिया जो होगा ये होगा यूनिटी के बराबर, मतलब ये 1 यूनिट एरिया होगा पूरा का पूरा, ठीक है। इस तरीके से इसको हम देखेंगे। अब ये जो कर्व है ना, इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो हर एक ऑर्डिनेट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वाई एक्सिस पे प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, मतलब हर एक ऑर्डिनेट जो है वो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। मतलब किसी भी एक्स पॉइंट पे जो फंक्शन है वो डिनोट करेगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। यहाँ पे जो ऑर्डिनेट एफ एक्स है ना, ये ऑर्डिनेट जो है किसी भी पॉइंट पे, एक्स पॉइंट पे, ये प्रोबेबिलिटी नहीं बताता। ये एफ एक्स जो ऑर्डिनेट ये जो ऑर्डिनेट है एफ एक्स फंक्शन जो है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं बताता है। प्रोबेबिलिटी हमें कैसे पता चलेगी, अगर सपोज यहाँ पे 8 डेज का अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ 8 डेज क्या होगी, ये हो जाएगी रेशियो ऑफ द शेडेड एरिया, मतलब जो इस 8 डेज वाला जो ये वैल्यू है, यहाँ पे इसके लेफ्ट में जो एरिया होगा, इसके लिए 8 डेज के लिए, 8 डेज में कंप्लीशन होने के लिए, एक काम के कंप्लीट होने के लिए कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, वो हो जाएगा ये जो शेडेड एरिया, मतलब एरिया टू द लेफ्ट डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया। और हम लोगों को पता है कि टोटल एरिया जो है उसकी वैल्यू 1 है, यूनिटी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क जो होगा किसी भी पर्टिकुलर डेज के लिए हो जाएगा, वो जहाँ पे होगा डे सपोज 8 है या 9 है, उसके लेफ्ट में जितना भी एरिया होगा वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट प्रोजेक्ट। अब जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है ना, ये जरूरी नहीं है कि सिमेट्रिकल भी हो, सिमेट्रिकल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है अपेक्स के अबाउट। और दूसरी बात, अगर ये सिमेट्रिकल होगा ना, अगर ये सिमेट्रिकल होगा कर्व, तो ये नॉर्मल या फिर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसमें, ठीक है, अगर ये सिमेट्रिकल होगा। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, इस फिगर में जैसे दिखाएगी ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें क्या होगा कि मीन जो होगी प्रोबेबिलिटी की वो नोट करी जाएगी बाय म्यू, ठीक है। यहाँ पे मीन होगा जो, वो म्यू से डिनोट करा जाएगा, ये मीन होगा सेंटर में, ठीक है। अब ये इसका पूरा मीन है, इस कर्व में हम देख सकते हैं ये पूरे सेंटर पे लाई कर रहा है, मतलब पूरी वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज है उन सारी वैल्यूज का ये मीन है। और इसके बाद हमें और भी चीजें हम इस कर्व से प्रूव कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली जो 68% वैल्यूज होंगी ना इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में, ये लाई करेंगी विद इन प्लस माइनस सिग्मा फ्रॉम एवरेज, मतलब मीन जो होगा मीन से ये 60 ये मीन से सिग्मा प्लस माइनस सिग्मा के अंदर लाई करेंगी 68% वैल्यूज। इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब कि म्यू माइनस सिग्मा जो हमारे पास है, यहाँ से लेके म्यू प्लस सिग्मा जो है यहाँ तक जो एरिया होगा ना, जितना भी ये एरिया होगा, ये पूरा का पूरा जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा 68% होगा ऑफ द टोटल एरिया। और हमारे पास जो 95% वैल्यूज होंगी ना, ये लाई करेगी प्लस माइनस 2 सिग्मा फ्रॉम एवरेज से, मतलब एवरेज से ये
+-2 सिग्मा की दूरी पे ये जितना भी ग्राफ आएगा, इतने एरिया में जितना ग्राफ होएगा, ये ग्राफ कवर करेगा, इतना ग्राफ जो होगा ना ये कवर करेगा 95% वैल्यूज। ठीक है, इतने ग्राफ में 95% वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक, इस पॉइंट तक। और इसके सिवाय हमारे पास जो +-3 सिग्मा है, यहाँ पे म्यू से +-3 सिग्मा पे जो वैल्यूज आएंगी वो 99.7% वैल्यूज, मतलब अप्रोक्सीमेटली सारी वैल्यूज, कुछ 0.3% की वैल्यूज बच रही हैं, बाकी मैक्सिमम वैल्यूज जो होंगी वो 99.7% जो वैल्यूज हैं वो +-3 सिग्मा फ्रॉम म्यू जो है इस रेंज में आ जाएंगी सारी वैल्यूज। ठीक है, तो अब इस चीज से हम, इस ग्राफ की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे पता चल सकती है? मिनिमम टाइम जो टी नॉट होगा और मैक्सिमम टाइम जो टीपी होगा, मतलब ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक जो टाइम होगा हमारे पास, जो मिनिमम हो गया ऑप्टिमिस्टिक और मैक्सिमम हो गया पेसिमिस्टिक, ये टाइम जो है, ये अगर हमें पता होगा, इसकी हेल्प से हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाल सकते हैं? देखो, हमारे पास 97% वैल्यूज जो होंगी वो यहाँ से यहाँ तक लाई करेंगी। ठीक है, 97% वैल्यूज, मतलब कि यहाँ पे ये इस रेंज में क्या कितनी रेंज है, मतलब इस वैल्यूज की यहाँ से यहाँ तक की कितना कितना डेज हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ जो होगा वो इन डेज या फिर इन, मतलब ड्यूरेशन बताता है ये वाला ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा μ+3 सिग्मा माइनस μ-3 सिग्मा। हमें इस चीज से पता चल जाएगी इतने ग्राफ की रेंज। ठीक है, 99.7% जो हम वैल्यूज बोल रहे हैं, इन वैल्यूज की हमें रेंज पता चल जाएगी, ये कितने, मतलब कितना टाइम ये है कवर कर रही है। ठीक है, अब यही हो जाएगा मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम है पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ठीक है, यही है ना, मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आ जाएगा पेसिमिस्टिक और यहाँ पे आता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं ऐसा। ठीक है, क्योंकि 99.7% वैल्यूज है, 100% वैल्यूज नहीं है, तो अप्रोक्सीमेटली ये इसके बराबर आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं यहाँ से ये μ+3 सिग्मा माइनस μ+3 सिग्मा इज इक्वल्स टू पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम। अब म्यू और म्यू कैंसिल हो गए और यहाँ से बन गया ये 6 सिग्मा इज इक्वल्स टू पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम, और यहाँ से आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल्स टू पेसिमिस्टिक माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम अपॉन 6। इसके बाद आता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है, आपको सिंपली याद रखना है कि ये सिमेट्रिकल नहीं होगा, इज नॉट सिमेट्रिकल। और इसमें आपको याद रखना है कि दो टाइप के बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो सकते हैं, जो कि एक हो सकता है, मतलब कि एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे हो सकता है स्क्यूड टू द लेफ्ट बोलेंगे जिसको, मतलब जो सिमेट्रिकल नहीं होता ना उसको हम बोलते हैं स्क्यूड, तो स्क्यूड टू द लेफ्ट बोल सकते हैं, या फिर दूसरे वाले को हम बोल सकते हैं स्क्यूड टू द राइट। ठीक है, ये दो टाइप के बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होती है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ठीक है, अब ये जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है ना, ये स्टेट करती है कि सपोज हमारे पास n एक्टिविटीज है। ठीक है, और हर एक एक्टिविटी का अपना बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि हर एक एक्टिविटी के पास अपना μ1 μ2 μ3 सारे मीन्स हैं उसके। ठीक है, μn तक। फिर उसके बाद उसके सारी एक्टिविटीज के स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा n तक थे। ठीक है, इस तरीके से है स्टैंडर्ड डिविएशंस। तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम फॉर द प्रोजेक्ट एज अ होल, पूरा होल प्रोजेक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा अप्रोक्सीमेटली बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, वो हो जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की तरह। और फिर हमें उसका जो मीन होगा, इस प्रोजेक्ट का पूरे का मीन जो होगा और वेरिएंस जो होगा, वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट का मीन हो जाएगा म्यू इज इक्वल्स टू μ1 प्लस μ2। सिंपली हमने जितने भी हमारे पास मीन्स है ना, उन सब का सम कर देना है। ठीक है, और हमें मिल जाएगा मीन पूरे प्रोजेक्ट का। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मीन फाइंड आउट करने का तरीका। वेरिएंस हमें कैसे पता चलेंगे? वेरिएंस हो जाएगी, हमें मिल जाएगी पूरे प्रोजेक्ट की। ये हमारे पास पहले वाले की वेरिएंस थी, ये हमारे पास दूसरे वाले की थी, ये तीसरी वाली एक्टिविटी की थी। इस तरीके से यहाँ पे कितनी एक्टिविटीज, n एक्टिविटीज तक वेरिएंस थी। तो हम सिंपली जो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन थी, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन थी, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें इस तरीके से वेरिएंस मिल जाएगी।
ठीक है। अब ये जो वेरिएंस है ना, हम इसमें से फिर से स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाल सकते हैं, हम इसके ऊपर सिंपली रूट कर देंगे तो सिग्मा की वैल्यू मिल जाएगी। तो पूरे प्रोजेक्ट की स्टैंडर्ड डेविएशन ये वाली हो जाएगी और वेरिएंस ये हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी इस तरीके से, ये आ जाएगी हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन पूरे प्रोजेक्ट की। इस जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है, इसके अकॉर्डिंग हम ये तीन चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं और ये एक अप्रोक्सीमेट मेथड होता है। ठीक है, अब हमारे पास ये एक नेटवर्क है जिसमें हमें दिया हुआ है कि एक पर्ट नेटवर्क के पास 4 एक्टिविटीज है ऑन इट्स क्रिटिकल पाथ, और एक नेटवर्क में 4 एक्टिविटीज है क्रिटिकल पाथ में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच एक्टिविटी ऑन क्रिटिकल पाथ इज 3। मतलब कि क्रिटिकल पाथ में हर एक एक्टिविटी का जो अपना स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 3 है। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल्स टू 3, सिग्मा इज इक्वल्स टू 3, सिग्मा इज इक्वल्स टू 3 और सिग्मा इज इक्वल्स टू 3, चारों एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, क्रिटिकल पाथ में। फिर उसके बाद हमें दिया गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द क्रिटिकल पाथ इज, अब इस पूरे पाथ का, हमें इस पूरे पाथ का निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम वेरिएंस निकालेंगे। अब इसका हमें वेरिएंस कैसे पता चलेगा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू पहली एक्टिविटी का स्क्वायर, दूसरी एक्टिविटी का स्क्वायर, तीसरी एक्टिविटी का सिग्मा स्क्वायर, फिर चौथी वाली एक्टिविटी का जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, इनका स्क्वायर हो जाता है वेरिएंस। तो हमें वेरिएंस पता चल गया। अब ये वेरिएंस जो है, इसी वेरिएंस के ऊपर अगर हम रूट लगा दें तो पूरे प्रोजेक्ट का हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता है। तो यहाँ हम रूट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4, 4 टाइम्स है तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6। प्रोबेबिलिटी जो है कंप्लीशन की, एक प्रोजेक्ट के कंप्लीशन की, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसको फाइंड आउट करने का क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले तो हमें शेड्यूल टाइम ऑफ कंप्लीशन जो होगा वो पता होना चाहिए। फिर उसके बाद उसी के साथ साथ अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन भी अगर हमें पता होगा। ठीक है, एक एक्टिविटी का, एक प्रोजेक्ट का अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन, कितनी जल्द से जल्द वो जो हमारे पास प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो सकता है, और उसका शेड्यूल कंप्लीशन टाइम कितना है। ठीक है, ये दोनों अगर हमें पता चलेंगे, फिर उसके बाद हम फाइंड कर सकते हैं डिफरेंस, मतलब कि इसके बीच का डिस्टेंस मतलब डिफरेंस। ठीक है, हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे इन दोनों का और एक्सप्रेस करेंगे प्रोबेबिलिटी फैक्टर के रिस्पेक्ट, मतलब रिस्पेक्ट में, इसके फॉर्म में। ठीक है, z जो है वो हमारा हो जाता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर या फिर नॉर्मल डेविएट। ठीक है, अब z का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे शेड्यूल टाइम ऑफ कंप्लीशन में से अगर हम अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन माइनस करते हैं और उसको सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, अब इस प्रोबेबिलिटी फैक्टर z को अगर ये जो वैल्यू है अगर ये पॉजिटिव होगी, जीरो होगी, नेगेटिव होगी, इसी से हमें प्रोबेबिलिटी जो है हम एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब कि चांसेस ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन टाइम इज मोर देन 50%, 50% से ज्यादा कंप्लीट होने के चांसेस है। अगर z की वैल्यू 0 है, इसका मतलब कि जो हमारी ts और te जो है, इन दोनों की वैल्यूज बराबर है। ठीक है, इक्वल है। इसका मतलब चांसेस ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन टाइम इज 50-50, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट 50% चांसेस है। ठीक है, पहले थी मोर देन 50%, अब है 50%। अगर z की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, मतलब कि शेड्यूल कंप्लीशन टाइम जो है वो कम है एज टोटल एक्सपेक्टेड, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम जो होगा एक प्रोजेक्ट कंप्लीशन का। ठीक है, अगर ये कम हो गया, इसका मतलब चांसेस ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन टाइम इज लेस देन 50%, 50% से कम चांसेस है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा टाइम पे। हमारे पास ये एक टेबल है जो कि हमारे पास है प्रोबेबिलिटी फैक्टर और प्रोबेबिलिटी, मतलब एक प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की जो प्रोबेबिलिटी है इन परसेंटेज वो दी हुई है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे हम देखें, अगर हमें पता है कि z, जैसे हमने डिस्कस करा था पहले कि z अगर 0 होगी, इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, तो प्रोबेबिलिटी जो होगी वो हमारी 50% होगी ऑफ द कंप्लीशन ऑफ दैट प्रोजेक्ट ऑन शेड्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम नीचे से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे ये देखो 3 है ना वैल्यू, जब हम 3z की वैल्यू लेंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 99.87। ये वैल्यू आपको याद रखनी है।
अब आप देखो यहाँ पे आप 0.1 वैल्यू घटा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप ऊपर की तरफ घटाते हुए जा रहे हो 0.2.9 2.8 2.7 इस तरीके से 0.1 वैल्यू आपने ऊपर की तरफ घटाती हुई जानी है z की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी घट रही है, 0.6 यहाँ पे घटी है, ठीक है, 99.87 माइनस 99.81, 0.6 घट गई। और फिर यहाँ पे कितनी घटेगी, यहाँ पे घटेगी 0.7, ठीक है, और फिर यहाँ पे 0.8, इस तरीके से 0.9, इस तरीके से पूरा सीक्वेंस चलता जाएगा। और यहाँ पे 0.1111 यहाँ पे वैल्यू बढ़ती जा रही है, यहाँ पे ये घट रही है और यहाँ पे जो है वैल्यू बढ़ती जा रही है, 0.11 करके बढ़ती जाएगी। अब इस तरीके से आप यहाँ से भी कर सकते हो कि जीरो वैल्यू याद रखिए 50 से, और यहाँ पे आपका अब 0.1 नहीं ना बढ़ेगी, यहाँ पे आपको वैल्यूज जो है पहले याद रखनी पड़ेगी कि कितनी बढ़ रही है। यहाँ पे 3.98 है ना, यहाँ पे 3.98 वैल्यू बढ़ गई है। अब ये 3.98 प्लस 0.1 होगी, 3.99 ये वैल्यू होगी, यहाँ पे डिफरेंस इन दोनों वैल्यूज का बीच का, ठीक है। इस तरीके से ऐसे कर सकते हो आप, इस तरीके से भी याद रख सकते हो। और नेगेटिव वैल्यूज भी है हमारे पास। अब जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज है ना, ये वाली वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी और ये वाली वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम जो होगा -3 और +3 की जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे 99.87 है। इसमें अगर हम 0.31 ऐड करते हैं ना तो हमें 100% वैल्यू पता चलेगी, ठीक है, हमें 100% वैल्यू मिलेगी। मतलब इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम जो होगा ना वो 100 आए, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हो अपने, मतलब अगर आपको इस तरीके से 0.1 घटा के याद रखना है वैसे भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे अगर आप 0.1 यहाँ से ऐड करके चलते जा रहे हो और यहाँ पे ऐड करते चलते जा रहे हो वैसे भी याद रख सकते हो। अब हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी विद इन इट्स एक्सपेक्टेड टाइम इज, अब कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। आप z जो है, हमें z का फॉर्मूला पता है, ts माइनस टी ई अपॉन सिग्मा, ये आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू जो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ एनी एक्टिविटी विद इन इट्स एक्सपेक्टेड टाइम, मतलब ts इज इक्वल्स टू टी होगा जाएगा, और यहाँ पे ये वैल्यू 0 आ जाएगी, और हमें पता है 50% होती है z के लिए वैल्यू। ये दूसरा क्वेश्चन है कि इफ शेड्यूल कंप्लीशन टाइम ऑफ अ प्रोजेक्ट इज मोर देन द अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम for completion of a project, then the probability of completion of project within schedule completion time, मतलब z is equals to ts minus te upon sigma, और यहाँ पे schedule completion time greater than है te। इसका मतलब क्या हुआ कि शेड्यूल कंप्लीशन टाइम अगर ग्रेटर होगा, इसका मतलब जो एक्टिविटी है वो 50% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी उसकी कंप्लीशन की, ठीक है, मोर देन 50% होगी। अब ये एक और क्वेश्चन है, इफ द एक्सपेक्टेड टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इज 10 डेज, एक्सपेक्टेड टाइम हमें दिया हुआ है यानी कि टीई दिया है विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 डेज, सिग्मा भी दिया हुआ है। द शेड्यूल टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट विद 99.9% प्रोबेबिलिटी इज, 99.9% प्रोबेबिलिटी है हमारे पास। तो हमारा शेड्यूल कंप्लीशन टाइम क्या हो जाएगा, फॉर्मूला देखो z हो जाएगा टी एस माइनस टी ई अपॉन सिग्मा, ठीक है। हमें पता है कि एक्सपेक्टेड टाइम हमें 10 दिया हुआ है और सिग्मा हमें 2 दिया हुआ है, तो हम इसमें z की वैल्यू जो होगी पहले फाइंड आउट करेंगे हम प्रोबेबिलिटी की हेल्प से, और फिर उसके बाद ts की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हमें एक चीज याद रखना कि यहाँ पे शेड्यूल टाइम अगर 99.9% प्रोबेबिलिटी है, मतलब 50% से ग्रेटर प्रोबेबिलिटी है, तो शेड्यूल कंप्लीशन टाइम जो होगा वो टीई से ग्रेटर रहेगा। z की वैल्यू जो z की वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी, टीई की वैल्यू मतलब कि टीएस जो है शेड्यूल कंप्लीशन टाइम उसकी वैल्यू जो है एक्सपेक्टेड टाइम से ग्रेटर आएगी। मतलब एक्सपेक्टेड टाइम की वैल्यू 10 दी हुई है तो शेड्यूल कंप्लीशन टाइम की वैल्यू 16 डेज ही होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। दूसरा मेथड क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास प्रोबेबिलिटी 99.87 है यहाँ पे लास्ट, ठीक है। तो मतलब 99.87 को हम 99.9 अप्रोक्सीमेटली कंसिडर कर सकते हैं, और इसकी यहाँ पे इस प्रोबेबिलिटी पे z की वैल्यू 3 हो जाती है। अगर z की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाती है तो 3 इज इक्वल टू शेड्यूल कंप्लीशन टाइम माइनस एक्सपेक्टेड टाइम जो कि 10 हो जाएगा, अपॉन हमारे पास सिग्मा की वैल्यू 2 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 2 6 is equals to ts minus 10, यानी कि ts is equals to 16। अब ये एक लास्ट क्वेश्चन है, इसमें एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट 60 वीक्स दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन 5 वीक्स दिया हुआ है।
ठीक है, मतलब कि हमारे पास टी ई की वैल्यू हमें 60 दी हुई है और सिग्मा हमें 5 दिया हुआ है, ठीक है। और द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन 50 वीक्स एंड 65 वीक्स रिस्पेक्टिवली इज, अभी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कंप्लीशन की। और कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, पहले हमें दिया हुआ यहाँ पे शेड्यूल कंप्लीशन टाइम दो अलग अलग, दोनों के लिए ये वैल्यूज सेम रहेंगी। शेड्यूल कंप्लीशन टाइम पहले बार के लिए हम 50 देखेंगे और दूसरी बार के लिए हम देखेंगे हमारा 65 वीक्स, ठीक है। तो हम पहले Z1 निकालते हैं जिसकी वैल्यू हो जाएगी 50 माइनस 60 अपॉन 5। यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब कि 50% से कम प्रोबेबिलिटी होगी इसकी कंप्लीशन की, ठीक है। ये आ जाएगा 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। Z की वैल्यू -2 आ गई। और फिर उसके बाद Z2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 65 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे आ गया 5 इज इक्वल्स टू 1। Z2 की वैल्यू 1 होगी। अब इसके लिए हम प्रोबेबिलिटीज जो है वो टेबल की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। 1 के लिए हमारी प्रोबेबिलिटी है 84.13 और हमारे पास वैल्यू आई थी -2। -2 के लिए हमारे पास वैल्यू है ये रही, -2 के लिए 2.28% हमारी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि हमें सिर्फ एक वैल्यू लास्ट वाली याद रखने से काम नहीं चलेगा। आपको ये वाली वैल्यू, ये वाली 2 3 1 2 3 वाली वैल्यू आप, और 0 की वैल्यू तो वैसे भी याद ही रहेगी, तो ये चारों वैल्यूज आप याद कर सकते हो। और आपको पता है कि नेगेटिव वाला जो 1 होगा उसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू को अगर हम सम कर देंगे तो 100% आना चाहिए, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब आप जो मेन ये 1 2 3 ये वाली जो है ना, ये वैल्यूज आप याद रखोगे तो आसानी रहेगी, उसके बाद आप इस बाकी वाली भी आसानी से उससे कैलकुलेट कर पाओगे।